नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विनायक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय शासन व्यवस्था का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। हमारे भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रस्तावना में। वहाँ पर हम कह रहे थे, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक है संसदीय शासन व्यवस्था या प्रणाली, और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या प्रणाली। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में अध्यक्षात्मक शासन को भी थोड़ा से देखेंगे। यहाँ पर हम जब संसदीय शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को देखेंगे तो यहाँ पर दो शब्द आएंगे आपके लिए। एक है विधायिका या व्यवस्थापिका और दूसरा शब्द आएगा कार्यपालिका। तो इनको पहले थोड़ा सा समझ लें, जिससे कि ये सब टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आए। ध्यान से समझिएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं सरकार, तो सरकार के अंतर्गत हमने देखा था संघ की सरकार, संघ सरकार या संघीय सरकार, या उसी को हम कहते थे केंद्र सरकार, ठीक है, और दूसरी सरकार थी राज्य सरकार। तो दोनों सरकारों में हमको देखना होगा कि दोनों सरकारों में संसदीय शासन व्यवस्था हम पढ़ेंगे। तो सरकार के मुख्य रूप से तीन अंग हैं। कितने अंग हैं? तीन अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है विधायिका को ही हम व्यवस्थापिका कहते हैं, और दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका या व्यवस्थापिका सरकार का वो अंग है जो देश और राज्यों के लिए कानून का निर्माण करती है। जिन कानूनों के सहारे कार्यपालिका शासन का संचालन करती है। कार्यपालिका भी आ गई। कार्यपालिका का कार्य क्या है? कार्य करना, नाम से ही लग रहा है। कार्य कैसे करेगी? जो विधि बनाया है किसने? विधायिका ने। ठीक है, कार्यपालिका का कार्य है कार्य को करना, ठीक है, शासन का संचालन करना। किनके द्वारा? विधि जो विधायिका ने बनाया है। और तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है न्याय प्रदान करना। किसके आधार पर? उन कानूनों के आधार पर जो विधायिका ने बनाया है, उन्हीं के आधार पर न्यायपालिका का कार्य है न्याय प्रदान करना। ठीक है, विवादों का निपटारा करना। ठीक है, तो ये सरकार के तीन अंग हैं। इन तीनों अंगों को हम और अच्छे से तब देखेंगे जब हम भाग 5 संघ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए भी है कि हम लोग इन शब्दों जो आएंगे तो उनको अच्छे से समझ पाएं, इसके लिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत विधायिका या व्यवस्थापिका कार्यपालिका से परस्पर संबंधित होती हैं, या हम ऐसे कहें कि वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में घनिष्ठता का संबंध होता है। ठीक है, और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली के बहुत मूलभूत तत्व कह सकते हैं इसको हम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्यपालिका विधायिका या व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, इस प्रणाली में, किस प्रणाली में? संसदीय शासन प्रणाली में राज्य या राष्ट्र का मुखिया, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, तथा सरकार का मुखिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोनों एक व्यक्ति होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। और आप भारत में देखें, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, दोनों अलग अलग व्यक्ति ही होते हैं। और यहीं से संसदीय शासन प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता निकल के आती है, जो बोर्ड में लिखी हुई है कि संसदीय शासन प्रणाली में दो कार्यपालिका कार्य करती हैं। पहले नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसी आधार पर हमने कहा प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च होता है। प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च होता है, जबकि राष्ट्र संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रमुख या राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
किस व्यवस्था में? संसदीय शासन व्यवस्था में। और भारत में ये व्यवस्था है, आप अच्छे से देख भी रहे हैं। देखिए पॉलिटी को बहुत प्रैक्टिकल होकर, क्योंकि वो सब कुछ हमारे सामने दिखाई देता है। राष्ट्रपति हम भारत में देख ही रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, तो इसलिए बहुत इसको सब याद करने के मूड में मत जाइएगा कि याद करना है, तो फिर वो आपको बहुत इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। जैसे जैसे हम आगे और बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ भी याद करना पड़ेगा ही नहीं पॉलिटी में। बस आपको जितने भी रियल बेस एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, बस उनको आप अच्छे से सुनते जाइए और कॉन्सेप्ट को लिंक करते जाइए, विधिवत समझ में आएगा आपको। इस संसदीय व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है भैया। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। हमारे यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है? भारत में कौन सी व्यवस्था भैया? संसदीय शासन प्रणाली है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इस व्यवस्था को और क्या कहते हैं? कैबिनेट शासन या कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, ठीक है, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप या प्रधानमंत्री सरकार या शासन, ठीक है। इसके इस शासन प्रणाली के ये अन्य नाम हैं जो आपको बोर्ड में लिखे भी हुए हैं, आप इनको अच्छे देख लीजिएगा। तो ये व्यवस्था कहाँ कहाँ है? मुख्य रूप से ब्रिटेन में है, भारत में है, कनाडा में है, जापान में है। भारत में हमने इस व्यवस्था को कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से हमने लिया है, लेकिन कुछ बातों पर ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की शासन प्रणाली एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। अभी देखेंगे, पहले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देख लेते हैं। इस प्रणाली में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में या शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका या व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर हमने देखा था कि कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है, उनके बीच में घनिष्ठता का संबंध होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात हमने यहां देखा था, कार्यपालिका, वेरी इंपॉर्टेंट, तुलना भी कर लीजिए साथ साथ, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कहां पर? संसदीय शासन प्रणाली में। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक डिफरेंस है और दोनों को बहुत अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन यहां से बहुत बढ़िया से आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड। दूसरी पॉइंट में आइए, इस प्रणाली में राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, और सरकार का प्रमुख या सरकार का मुखिया दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं और वो है राष्ट्रपति, वो है राष्ट्रपति। और जब दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यहां पर दोनों अलग अलग होते थे, राष्ट्र का प्रमुख जिसे हम राष्ट्रपति कह रहे थे, ठीक है, और सरकार का प्रमुख जिसे हम प्रधानमंत्री कह रहे थे, दोनों अलग अलग थे। यहां पर देख लीजिए, यहां राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति हैं और वो कौन है? राष्ट्रपति है। तो जब दोनों एक ही हैं तो कार्यपालिका भी कितनी होगी? एक ही होगी, और वो कार्यपालिका है राष्ट्रपति, और उसी को ही हम वहां पर कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड डिफरेंस निकालिए यहां से, दोनों से निकाल के, पहले दो पढ़ चुके हैं आप। तीसरा डिफरेंस, यहां पर कार्यपालिका कितनी है? 2 है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका कितनी है? 2 है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक है। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति है, और वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री है। यहां पर एक ही कार्यपालिका है और वही वास्तविक कार्यपालिका है, और वो कौन है? राष्ट्रपति है। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि इस प्रणाली में राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्लियर है? वही राष्ट्र का प्रमुख, वही सरकार का प्रमुख, और वही वास्तविक कार्यपालिका, और वो है कौन? राष्ट्रपति। इतनी बात आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस व्यवस्था को हम अन्य नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था या गैर उत्तरदायी, क्योंकि यहां ये उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह संसदीय सरकार का प्रमुख लक्षण है, ऐसे हम कह सकते हैं, विशिष्ट सिद्धांत है। संसदीय शासन का विशिष्ट सिद्धांत है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ठीक है। और यहां पर
ये उत्तरदायी नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गैर उत्तरदायी शासन या सरकार। यह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, और ये संसदीय है, तो ये कैसी है, गैर संसदीय है। ये मुख्य रूप से हम कहाँ देखते हैं, ये अमेरिका में, मुख्य रूप से ये व्यवस्था हम कहाँ देखते हैं, अमेरिका में, ब्राजील में और रसिया में। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आप लोगों को अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे अब कोई डिफरेंस पूछ ले, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कौन सी विशेषता नहीं है, हम ऐसे सारी बातें यहाँ जवाब दे पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की शासन प्रणाली से कैसे भिन्न है। देखिए, पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो हम लोग जवाब दे देते थे ब्रिटेन से। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से कैसे भिन्न है। ठीक है, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे एग्जाम में। तो यहाँ पर एक दो डिफरेंस की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला डिफरेंस है कि भारत में जो राज्य का मुखिया है, राष्ट्र का मुखिया है, वो निर्वाचित होता है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है या राज्य का जो मुखिया है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो निर्वाचित होता है। अर्थात भारत कैसा है, गणतंत्र है। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में जो राज्य का मुखिया है वो राजा होता है, और वो कैसा होता है, वंशानुगत होता है। पहला डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, भारत का संसद, ठीक है, भारत का संसद ब्रिटेन के संसद की तरह संप्रभु नहीं है, सर्वोच्च नहीं है जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में चूंकि लिखित संविधान तो है नहीं है, और भारत में लिखित संविधान है, इसलिए भारत में सर्वोच्च कौन है, संविधान सर्वोच्च है। क्लियर है इतनी बात। तो जो भारत का संसद है ब्रिटेन की तरह सर्वोच्च नहीं है, संप्रभु नहीं है, इसका यह तात्पर्य है कि जो भारत का संसद है, जो भी कानून का निर्माण करता है या संविधान में संशोधन करता है, वो सभी चीजें न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं। इस प्रकार हम कह सकते, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर इन कानूनों का, इन संवैधानिक संशोधनों का न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो हम कह सकते हैं कि भारत का संसद सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा डिफरेंस, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का तीसरा डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा डिफरेंस, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है उसे संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। ब्रिटेन के संसद के निचले सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे यहां पे निचले सदन का नाम क्या है, लोकसभा। जबकि भारत के प्रधानमंत्री को, हमारे संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तीन डिफरेंस आपने देखा और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब आइए देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये है संसदीय शासन या संसदीय प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता है नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका, अभी बोले थे। दूसरा है बहुमत दल का शासन। तीसरा है लोकसभा के प्रति सामूहिक
उत्तरदायित्व, और चौथा है दोहरी सदस्यता, पांचवा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, छठा है निचले सदन का विघटन, और सातवां है गोपनीयता। ठीक है, तो ये हम जो विशेषताएं हैं संसदीय शासन प्रणाली की, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं विशेषताएं। ठीक है, ये है संघ और ये है राज्य। ठीक, हमने देखा है अभी जब हम लोगों ने सरकार का स्वरूप पढ़ रहे थे, भारत में संघीय ढांचा है, संघीय सरकार है। कैसे कहते हैं संघीय सरकार है भारत में? क्योंकि संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, वो भी संवैधानिक तरीके से, इसलिए हम कहते हैं भारत में संघीय सरकार है। ठीक है, ये संघ है, और संघ में जो सरकार कार्य कर रही है उसको हम संघीय या केंद्र सरकार कहते हैं, और ये जो राज्य में सरकार कार्य करती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? राज्य सरकार। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। संघीय सरकार में संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, पढ़ चुके हैं। दूसरी संघीय सरकार की विशेषता थी दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, तो संघात्मक सरकार में दोहरी शासन की व्यवस्था है, तो एक है संघ की शासन व्यवस्था और एक है राज्य की शासन व्यवस्था। अर्थात हम ये कहेंगे जो ये संघीय सरकार है या केंद्र सरकार है और एक ये राज्य सरकार है, दोनों अपना अपना शासन चलाएंगे। ठीक है, तो दोनों की जो शासन व्यवस्था है, दोनों की शासन व्यवस्था, ये जो शासन व्यवस्था है या शासन प्रणाली है, ये दोनों की जो शासन प्रणाली है, ध्यान दीजिएगा, संघ की भी और राज्य की, ये कौन सी है भैया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये है संसदीय शासन प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान ने केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। दोनों की शासन व्यवस्था के लिए, केंद्र और राज्य दोनों की शासन व्यवस्था के लिए संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। ठीक है, अब इस संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है, इसी की ये निम्न विशेषताएं हैं। एक बात और, ये जो राज्य की राज्य सरकार है और केंद्र की संघ की संघीय सरकार या केंद्र सरकार है, दोनों सरकारों में, संघ की सरकार या राज्य सरकार, ये दोनों सरकारों के कितने मुख्य अंग हैं? 3, अभी हमने बोला। तो इनके जब हम अंग की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इनके अगर हम अंग की बात करें, इसके भी सेम वैसे ही, तो कितने हैं भैया? 3 हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बोला था, पहला है विधायिका, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कार्यपालिका, इसी का नाम है व्यवस्थापिका, भी इसी को कहते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है बने हुए कानूनों के आधार पर न्याय देना संवैधानिक तरीके से। कार्यपालिका का कार्य है कार्य करना, कार्य का संचालन करना, शासन व्यवस्था का संचालन करना। और विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना। ठीक है, ये सरकार के 3 अंग हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार के भी कितने अंग होंगे भैया? इसके भी कितने अंग होंगे? 3 होंगे, यही वाले। ठीक है, 3 अंग। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं पहली विशेषता। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली विशेषता है, ध्यान दीजिएगा, नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की है? 2। पहली है
नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, एक राष्ट्रपति और एक है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। ध्यान दीजिएगा, तो जो राष्ट्र, एक है नाम मात्र की, एक है वास्तविक कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम मात्र की कार्यपालिका है, या इसे ही हम संवैधानिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था में कितनी है, 2, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति है, और वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है या संवैधानिक कार्यपालिका है, और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, कैसे कहते हैं ये वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि शासन, देश के शासन चलाने की शक्ति किस पे निहित है, प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद पर। ठीक है, शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इस कार्यपालिका को क्या कहते हैं, वास्तविक कार्यपालिका। प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं, वास्तविक कार्यपालिका, क्योंकि वास्तविक रूप से ये कार्य का संचालन करता है, शासन का संचालन करता है। और जबकि ये केवल संवैधानिक तरीके से कार्य का संचालन करता है, नाम मात्र के रूप में कार्य का संचालन करता है कौन, राष्ट्रपति का। वास्तविक रूप से राष्ट्रपति कार्य का संचालन नहीं करता। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये 2 कार्यपालिका है। ठीक है, इसी जगह ये भी समझ लीजिए, जो ये राष्ट्रपति है, ठीक है, जो राष्ट्रपति है, इसे हम कार्यपालिका का, ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख कहते हैं। कुछ न बोले, कार्यपालिका का प्रमुख पूछे तब भी कौन है, राष्ट्रपति। ये वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख पूछेंगे तब हम प्रधानमंत्री कहेंगे। कार्यपालिका का प्रमुख कहते हैं राष्ट्रपति को। दूसरा क्या कहते हैं, संवैधानिक, इसे को हम कहते हैं संवैधानिक प्रमुख कहते हैं भैया। इसी को क्या कहते हैं, संवैधानिक प्रमुख कहते हैं। एक बात और राष्ट्रपति का, ठीक है, इसे राज्य या राष्ट्र का मुखिया कहते हैं। इसे राष्ट्र या राज्य का मुखिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये राज्य प्रदेश वाला राज्य नहीं है, राज्य माने संपूर्ण भारत के लिए संविधान में भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 12 में। ठीक है, तो हम जब पढ़ेंगे वहां पर तो और अच्छे से डिटेल में ये राज्य शब्द को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति है, ठीक है, और वास्तविक कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, ये कौन है, सरकार का प्रमुख है। प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे, सरकार का प्रमुख है, और राष्ट्रपति क्या है, राज्य का या राष्ट्र का प्रमुख है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको पहली विशेषता समझ में आ गई होगी, कार्यपालिका है। अब देखते हैं दूसरी विशेषता, बहुमत दल का शासन। ठीक है, देखिए अच्छे से समझिए, जब देश में आम चुनाव होते हैं, हमारे देश में आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव वो होते हैं जो एक निर्धारित समय के बाद होते हैं,
जैसे 5 वर्ष के बाद होते हैं लोकसभा का वो चुनाव जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है, तो उसे हम आम चुनाव कहते हैं। तो जब आम चुनाव होंगे, आम चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें मिली हुई हैं या बहुमत मिला है, ठीक है, वही शासन चलाएगा या वही सरकार बनाएगा। ठीक है, कैसे सरकार बनाएगा? भारत में राष्ट्रपति जिस दल को बहुमत मिला है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति करता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर। प्रधानमंत्री चुना जाता है या नियुक्त होता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, और किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो हम ये कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली में जिस दल को बहुमत प्राप्त है वही शासन करता है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ये संसदीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार या संसदीय शासन का विशिष्ट सिद्धांत है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। सामूहिक दायित्व संसदीय शासन व्यवस्था का विशिष्ट सिद्धांत है। कैसे? मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है जिसे हम कार्यपालिका कह रहे थे अभी, वास्तविक कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या मतलब है इसका? थोड़ा समझते हैं। लोकसभा संसद का निचला सदन है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा संसद का निचला सदन है। संसद का निचला सदन कौन है? लोकसभा। संसद का निचला सदन अर्थात लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को बर्खास्त कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तरदायित्व के सिद्धांत को समझिएगा। पूरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति है। क्यों कहते हैं? यह संसद का निचला सदन है, ठीक है, और यह निचला सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, कौन? लोकसभा। मतलब अविश्वास प्रस्ताव केवल कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को बर्खास्त कर सकती है। सरकार को कौन बर्खास्त कर सकती है? लोकसभा। क्या करके? अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। अर्थात लोकसभा प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। यह रहा आपका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, दोहरी सदस्यता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मंत्री, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। किसी भी सदस्य को मंत्री बनने के लिए उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। किसी भी सदस्य को मंत्री बनना है, ठीक है, तो उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बन जाए या राज्यसभा का। ठीक है, लेकिन संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई सदस्य जिसे मंत्री बनना है वो संसद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री बन सकता है, लेकिन केवल 6 माह के लिए। 6 माह के बाद उसे संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो मंत्री पद पर रह सकता है। क्लियर है ये बात? तो ये भी दोहरी सदस्यता का मतलब क्या है कि कोई भी जो मंत्री बन गया है वो कार्यपालिका का भी सदस्य है और विधायिका का भी सदस्य है। ठीक है, तो ये दोहरी सदस्यता का भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखते हैं प्रधानमंत्री का नेतृत्व। इस व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में, प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। ठीक है, हमने भी बात भी किया कि प्रधानमंत्री पर ही वास्तविक शक्ति निहित करती है शासन की। ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, ये प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मंत्रिपरिषद, संसद एवं सत्तारूढ़ दल। मंत्रिपरिषद, संसद और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। तभी हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहता है। किस व्यवस्था में? संसदीय शासन प्रणाली में। वेरी इंपॉर्टेंट। किसका नेता है? मंत्रिपरिषद का भी मंत्रिपरिषद में नेतृत्व करता है, नेता की भूमिका निभाता है। कौन? प्रधानमंत्री। संसद का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। सत्तारूढ़ दल का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये रहा प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अब है नेक्स्ट विशेषता है निचले सदन का विघटन। ध्यान दीजिएगा, निचला सदन हमारे संसद का कौन है? विधायिका का कौन है? तो अभी हमने बोला था लोकसभा निचला सदन है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, तो निचले सदन का विघटन किया जा सकता है। यह किस प्रणाली में ऐसी विशेषता है? संसदीय शासन प्रणाली में। ठीक है, तो अब देखते हैं लास्ट विशेषता है गोपनीयता। ठीक है, मंत्री संसदीय शासन प्रणाली में संवैधानिक रूप से दो बातों की शपथ लेता है, एक पद की और एक गोपनीयता की। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या मतलब है इस गोपनीयता का? जो भी मंत्रियों का कार्य क्षेत्र है उससे जुड़ी हुई किसी भी बात को, किसी भी जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो उस विषय से जुड़ा व्यक्ति नहीं है उसके सामने संसूचित या प्रकट नहीं करेंगे। ठीक है, ये है पद की गोपनीयता। ठीक है, तो ये रही आपकी संसदीय शासन प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। यहाँ से बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपका शासन व्यवस्था का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने सरकार का स्वरूप और संसदीय शासन प्रणाली अच्छे से पढ़ लिया है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे ये हमारे संविधान का बेस बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर ये टॉपिक सारे जो हम अभी तक पढ़े हैं समझ में आ गया होगा, तो जब हम कोई भी टॉपिक जो किसी भाग में, संविधान के किसी भाग में वर्णित है, जब उसको हम पढ़ेंगे, जैसे सरकार ही पढ़ेंगे संघ 5 में, ठीक है, इसी प्रकार राज्य पढ़ेंगे भाग 6 में, ठीक है, तो वहाँ अच्छे से हमको समझ में आएगा। इसीलिए हमने बेस बनाने के लिए पहले ये टॉपिक आपको अच्छे से डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।